तो सबसे पहले सर कंज्यूमर बिहेवियर को सर 2 टाइप से पढ़ना है हम लोगों को। इसको इसका कलर कर लेते हैं चेंज। कौन सा कलर पसंद है उन्नति? ब्लू कलर। अच्छा ब्लू कलर ले लेते हैं हम लोग। आते हैं सर। तो सबसे पहले सर अप्रोचेस पढ़ने के लिए 2 टाइप के अप्रोचेस हैं सर। कौन कौन से? एक कंज्यूमर बिहेवियर का सर कौन कौन से सर? एक सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। सब ये लोग इसके बारे में सारे लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे पहले भी, है ना। तो सबसे पहले सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये दोनों सर दिया कौन है ना। सर कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है? तो सबसे पहले सर कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है? मार्शल ने। और सर ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है? हिक्स एंड एलन ने। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ हिक्स है और एलन नहीं है पूरे चारों ऑप्शन में, तो आपको हिक्स टिक लगा के आना है। इनका पूरा नाम था J.R. हिक्स, है ना। और इनका पूरा नाम क्या था? एल्फ्रेड मार्शल, है ना। ठीक है। तो सर 2 अप्रोचेज हमारे सामने कौन कौन से? कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। सर इसमें क्या था? ये लोग बोले थे कि सर यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में आप काउंट नहीं कर सकते। अब पता चला शशांक गया 2 गिलास पानी पिया, कह रहा हम 6 यूनिट खुश हो गए मम्मी से। पापा उसको 500 रुपया दिए, बोला हम 20 यूनिट खुश हो गए आपसे। पापा मारेंगे 2 थप्पड़, कहेंगे 200 यूनिट क्या खुश होता है, 20 यूनिट क्या खुश होता है। तो फिर इसीलिए सर J.R. हिक्स आए, वो मार और खाए होंगे अपने घर में, तो कहे कि नहीं सर यूटिलिटी को आप कभी भी नंबर फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मार्शल थे वो कहे थे कि यूटिलिटी को सर नंबर में कर सकते हैं। तो ये इनका कहना था कि मान लीजिए उन्नति को 500 रुपया उसके घर वाले दिए और इसको चाहिए था 1000, तो ये कही हम 5 यूनिट खुश हुए बस। पापा आए मारे 1 थप्पड़, 500 रुपया मिला तुम 5 यूनिट खुश हुई। उसके बाद क्या हुआ? शशांक को 2000 रुपया मिला, इसको चाहिए था सिर्फ 200 रुपये। ये कहा सर हम 5000 यूनिट खुश हैं। घर वाले कहे वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो ऐसी ऐसी बातें होने लगी। तो सर इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन निकल के नहीं आया कि सर कौन कितना यूनिट से खुश है, ये हम नाप ही नहीं सकते। आप अपने सेटिस्फैक्शन को कभी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में नाप नहीं सकते, इसलिए ऑर्डिनल अप्रोच आया हमारे सामने। अच्छा, जिसको ये नहीं पता है कि यूटिलिटी क्या होता है, can anyone tell me what is utility? Want, सारे लोग नोट कर लीजिए। Want satisfying power of a commodity, है ना। Want satisfying power of a commodity is known as utility। कि मतलब सर आपको 1 गिलास पानी पीने से कितनी खुशी मिल रही है, इसको हम जिस भी टर्म में कैलकुलेट करें, जिस भी टर्म में निकालें, उसको आप क्या कहोगे सर? यूटिलिटी। और इसका सर इसकी यूनिट क्या होती है सर? यूटिल्स, है ना। ये किस में कैलकुलेट होता है? यूटिल्स में। तो ये आपके लिए स्टार पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये किस में कैलकुलेट होता है सर? यूटिल्स में। ठीक है। और यूटिलिटी का मतलब सबको समझ में आ गया सर? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, कोई दिक्कत? तो सर इसीलिए जब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को जब न्यूमेरिकल फॉर्म में निकाला गया, जब बोला गया कि इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा बोला गया था सर? मार्शल। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्शलिंग अप्रोच। इसी का सर एक दूसरा नाम है क्या? मार्शलिंग अप्रोच, है ना। इसी को सर आप किस नाम से जानते हैं? मार्शलिंग अप्रोच। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है। और सर इसका एक और नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिए सारे लोग। किस नाम से जानते हैं सर? सारे लोग अपने कॉपी में जहां भी नोट्स बना रहे हैं उसको नोट करेंगे। सर क्या कहते हैं इसको? प्रोफेसर मार्शल्स डिमांड प्रिंसिपल। किस नाम से जानते हैं सर? मार्शल्स डिमांड प्रिंसिपल। ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? अदर नेम आप लोग सारे लोग याद रखेंगे, जिस भी प्रिंसिपल का
यूटिलिटी इंटेंजिबल ही होती है। तुम कभी ये बता सकते हो एक रोटी से कितना खुश हुए? तुम ये कहोगे ना हमें सर अच्छा लगा, थोड़ा सा सर ठीक लग रहा है, लेकिन ये नहीं ना कह सकते सर हम 5 यूनिट खुश हो गए, सर हम 10 यूनिट, मेरा पेट इतना भर चुका है। सर ऐसे सर आप सिर्फ कह सकते हैं, आप दिखाएंगे नहीं, आप पेट फाड़ के दिखाएंगे तो नहीं ना सर, देखिए मेरा इतना वाला पेट भर चुका है, इतना वाला खाली है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। सर सिंपली आप कहेंगे कि मेरा पेट इतना भर चुका है। कौन लिखा है ये? सर यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कौन है ये? नाम क्या इनका? नेम, अदर नेम में सर सबसे पहले नेम क्या है आपका? मार्शलिंग अप्रोच, और एक सर क्या है? मार्शल्स डिमांड प्रिंसिपल। ठीक है, मार्शल्स डिमांड प्रिंसिपल। ठीक, दिक्कत? सारे लोगों ने नोट कर लिया? ओके, ये कौन मैसेज मैसेज कौन कर रहा है? अमन? ओके, जस्ट अ सेकंड। तुम्हें नहीं हो जाता है, क्या हुआ? जस्ट अ सेकंड बच्चा, जस्ट अ सेकंड। इसको आप लोग नोट कर लिए सारे लोग? कोई दिक्कत किसी को? और इसका भी अदर नेम लिख लीजिए कि सर इट इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। सर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है, और ये सर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, सारे लोगों का नोट हो गया? यस और नो से यस और नो जल्दी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आते हैं सर यूटिलिटी के डेफिनेशन में। जो भी सर हम लोग डेफिनेशन को सर देख रहे थे कि क्या होता है डेफिनेशन, कैसे होता है सर डेफिनेशन, ढेर सारा आप लोग के मन में डाउट था, और सर कुछ लोगों ने अच्छा अच्छा डेफिनेशन बताया। तो सर देखिए, एक डेफिनेशन क्या कहता है सर? यूटिलिटी इज अ सिनोनिम ऑफ, यूटिलिटी इज अ सिनोनिम ऑफ प्लेजर। किसका प्लेजर है सर? किसका सिनोनिम है ये बताइए पहले। या प्लेजर का। इसी को सर क्या कहते हैं? वांट सेटिस्फैक्शन। जब आपका सेटिस्फैक्शन होता है तो आपको खुशी मिलती है ना, तो वैसे सर सेटिस्फैक्शन का ये सिनोनिम है। और सर एंड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। जब भी आपके वांट फुलफिल होती हैं तो वो जो जिस भी टर्म में आप उसको कैलकुलेट करते हो उसको क्या कहते हो सर? यूटिलिटी कहते हो। ये कौन लिख रहा है बच्चा? चैट बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है, आप लोग प्लीज माइक यूज कीजिए। इधर मैं बड़ा करूंगा ना तो ये देखिए, बड़ा करूंगा तो आप लोग का स्क्रीन कटेगा, इसीलिए बस मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ इसको। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद सर यूटिलिटी का सर एक बेसिक सा मतलब क्या अभी जो हमको आपको बताया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या होता है सर? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो इसको आप लोग सब लोग नोट करते जाएंगे अपने कॉपी में, ठीक है, कोई भी रुकेगा नहीं और जल्दी जल्दी इसको नोट करेगा। उसके बाद सर यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। सर एज कॉमन सर हमारे नाम से ही समझ में आ रहा है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब सर ये हमारे सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर रहा है। तो सर ये क्या है? साइकोलॉजिकल है।
सर ये हम ऐसे देख नहीं पा रहे हैं ना हम समझ पा रहे हैं, ये हम इसको क्या कर रहे हैं सर, महसूस कर रहे हैं कि हमको किसी भी कंजम्पशन से, किसी भी यूनिट के कंजम्पशन से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं सर, अपने महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप फील कर रहे हो, तो सर ये इसको क्या कहोगे सर, साइकोलॉजिकल फिनोमेना कहोगे। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद सर कुछ कुछ जरूरी लोग के मतलब जो जो बड़े बड़े लोग आए ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स के, उनके ये कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोग को ये नहीं देखना चाहिए, ये छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ दीजिए। ये भी छोड़ दीजिए, ये एक बार देख लीजिए कि ये वाला डेफिनेशन सर कौन दिया था, रॉबिन्सन दिए थे। ये सर रॉबिन्सन दिए थे, तो इसको एक बार आप लोग याद कर लेंगे कि सर इतना याद रखिए कि यूटिलिटी इज अ क्वांटिटेशन ऑफ कमोडिटी दैट मेक्स द इंडिविजुअल वांट टू बाय देम। ओके, ठीक है, ये सर कौन दिया था, रॉबिन्सन दिए थे, इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद सर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब सर फीचर्स को सर और क्या किस नाम से जानते हैं सर, इसी को सर आप क्या कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक कहते हो, इसी को सर आप क्या कहते हो, नेचर कहते हो, है ना। तो सर सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपको यहीं से मिलेंगी, फीचर से। और इतना याद रखना, जिस भी चीज़ का आपको फीचर पता है वहाँ से आपको क्या मिल सकता है सर, मेरिट मिल सकता है, वहाँ से आपको डीमेरिट मिल सकता है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस भी यहीं से आपको मिल सकता है। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको फीचर पढ़ा दिया जाए तो ये अंडरस्टूड होता है कि आपको ये तीनों चीज़ें पता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक नया नया इसमें सर बहुत मज़ेदार सर है कि सबसे पहले सर यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव थिंग, मतलब सर इट इज सेटिस्फैक्शन की चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव की चीज़ें हैं। तो मतलब सर इसको आप न्यूमेरिकली नहीं दिखा सकते, या फिर आप इसको कहीं भी देख नहीं सकते हो, है ना, कहीं भी आप इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव सी चीज़ है जिसको आप सेटिस्फैक्शन और फील कर सकते हो। तो क्या है सर, इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल लीकर हैज अ यूटिलिटी फॉर ड्रग कार्ड बट नॉट अ टीटोलर, इट हैज नो यूटिलिटी। जैसे सर क्या है कि अगर मान लीजिए इस एग्जांपल से अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, दो तरीके के लोग हैं, फॉर सपोज हमारे चैट में कौन कौन जुड़ा हुआ हम लोग के साथ, अच्छा अच्छा, मान लो अमन है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ श्रेष्ठ है। ठीक है, अब मान लो अमन चाय पीने वाला है, आप लोग ये मीम भी बहुत देखते होंगे कि सर आई एम अ कॉफी लवर एंड मान लीजिए सर आई एम अ चाय लवर। दो तरीके के जिंदगी में प्राणी होते हैं, जिनको एक लोग को चाय पसंद होता है और एक लोग को कॉफी पसंद होता है ना, होता है ऐसा, सारे लोग मीम देखे होंगे मेरे समझ से, ये बोलो या सर। हाँ, तो मान लो श्रेष्ठ को कॉफी पसंद था और अमन को चाय पसंद था, तो क्या हुआ कि सर अमन के पास हम कॉफी लेके गए और श्रेष्ठ के पास चाय लेके गए, तो क्या इन दोनों के लिए कोई यूटिलिटी है, इन दोनों का, खुश होंगे सब, नो सर। तो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन मैटर करती है कि सर हम पर्सन टू पर्सन उसको मिल रहा है कि नहीं। तो सर श्रेष्ठ कहेगा भाग जाओ यहाँ से लेकर अपना चाय, और अमन कहेगा भाग जाओ यहाँ से लेकर अपना कॉफी। तो मतलब सर यूटिलिटी दोनों के लिए जीरो हो गई। पर अगर यही प्रोडक्ट इसको मिला होता, इसको ये और इसको ये, तो क्या यूटिलिटी होती, हाँ सर यूटिलिटी होती। तो मैटर करता है सर कौन कंज्यूम कर रहा है और किसके लिए वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे मान लीजिए किसी को उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है और किसी को उत्तराखंड नहीं अच्छा लगता है, दोनों को भेज दिए, एक तो बहुत खुश होगा, एक तो वहीं पटक पटक के रोने लगेगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब सर उत्तराखंड खराब नहीं है, उत्तराखंड का कोई मतलब नहीं कि उत्तराखंड खराब है कि अच्छा। तुम उत्तराखंड से नहीं लड़ोगे, तुम अपने आप से लड़ोगे, तुम उस आदमी से लड़ोगे जो तुमको लेके गया, क्योंकि सर जगह खराब नहीं, हम खराब है, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पर्सन खुश होगा। मतलब समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी कुछ नहीं है, उसको जो कंज्यूम करता है उसके ऊपर यूटिलिटी मैटर करती है। राइट, बोलो, किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ सर इसके बाद क्या है, इसके बाद सर है यूटिलिटी इज अ रिलेटिव थिंग। वही सर कॉमन सी बात जो अभी हम आपको एग्जांपल दिए कि यूटिलिटी हैज अ कॉमोडिटी नेवर रिमेन सेम, है ना सर, कभी भी ये सेम नहीं हो सकती। अब जैसे मान लीजिए, और हम लोग के साथ कौन जुड़ा है, कोई नाम बताओ, खुशी नहीं ऐड हुई है क्या, खुशी,
आयुषी जो भी थी, ऐड हुई हो। खुशी, कौन कौन है हम लोग के साथ? प्रियांश, मंधर, आपका नाम क्या बच्चा? ये कौन है? ये अपना नाम बताइए, प्रोनाउंस कीजिए इसको, कि हम गलत नाम ले लेना चाह रहे हैं। और कौन ऐड हुआ हम लोग के बीच? सौम्या ऐड हुई है, अमन ऐड हुआ है। आज खुशी नहीं है क्लास में, चलो कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं, आइए। तो सर मान लीजिए जैसे अब यूटिलिटी इज अ रिलेटिव थिंग कैसे है सर, कि मान लीजिए जैसे उन्नति है, उन्नति को सुबह नाश्ता कराया हम भर पेट, उन्नति 10-12 ठो इडली खा ली, 20-30 ठो गोलगप्पा खा ली, तो 4 ठो आलू का पराठा खा ली, उसका पेट हो गया फुल। ठीक है। उसके बाद उन्नति को जीवन में सबसे अच्छा लगता था डोमिनोज का पिज्जा, हम तुरंत ला के डोमिनोज का पिज्जा दिए, क्या उसके लिए उससे से सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको? बोलो, क्या ये डोमिनोज का पिज्जा उसको अच्छा लगेगा? नहीं, उठा के पटक देगी जो भी लाएगा। हाँ, इतना खाने के बाद उठा के पटक देगी कि आप निकल जाइए, एकदम मेरा पेट हो गया फुल, तो वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव थिंग, मतलब सर ये टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन सर बदलते जाएगी। आप जैसे मान लीजिए इस गर्मी के मौसम में सर हम शशांक को लेके गए और एलन सोली से ढेर सारा स्वेटर खरीदाए और कहे पहनो इसको, 10-12 तो स्वेटर खरीदाए और कहे 2 ठो पहन के चलो, तो क्या उसके लिए ये यूटिलिटी है? वो खुश होगा? नहीं, कहेगा दफा हो जाओ यहाँ से। तो वही चीज अगर हम ठंडी में लेके जाएंगे तो खुश होगा कि चलो एलन सोली का सर स्वेटर दिलाना, बहुत अच्छा लग रहा है, पहन के हम घूमेंगे। तो क्या मैटर सर कर रहा है कि सर ये टाइम टू टाइम यूटिलिटी बदल रही है, कॉमोडिटी वही है। कॉमोडिटी तो स्वेटर सर इस टाइम में भी थी, स्वेटर इस टाइम में थी, लेकिन सर क्या हुआ, यूटिलिटी बदल गया। यहाँ पे सर 0 यूटिलिटी थी, यहाँ पे ढेर सारा यूटिलिटी है। बोलो, ऐसा है ना? यस सर, तो ऐसा है। अब बात आती है सर, अब समझ में आ गया ना कॉमेंट कैसे सर ये यूटिलिटी रिलेटिव है, मतलब सर चेंज हो सकती है यूटिलिटी। बोलो। और सर पर्सन टू पर्सन है, हम लोग कॉफी कॉफी और चाय वाला समझ गए कि एक लोग को कॉफी पसंद है, एक लोग को चाय पसंद है, तो सर ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। टाइम वाला भी समझ गया कि सर हमको ठंडी में शशांक को हम दिला दिए और गर्मी में दिला दिए स्वेटर, तो उठा के मानने लगेगा। तो सर वही चीज इसमें भी एग्जांपल लिखा है, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव एंड यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव। समझ में आ गया किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चले। अब उसके बाद सर फोर्थ फीचर क्या है हमारे सामने सर? यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल यूजफुल, है ना? यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल, एकदम सर सही बात है कि यूटिलिटी नीड नॉट टू बी यूजफुल। लिकर इज नॉट यूजफुल थिंग, मतलब आप समझिए कि सर किसी दारूबाज आदमी के लिए वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है दारू, मतलब आप इंसान के टर्म पे देखेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग के टर्म में देखेंगे तो सर लीकर इज अ बैड थिंग। बट अगर किसी दारूबाज आदमी से, मान लीजिए जो ड्रंकार्ड है, जिसको अंग्रेजी में मतलब अगर हम बोलना चाहें तो ड्रंकार्ड, और हम लोग देसी भाषा में बोले तो सर जो दारूबाज आदमी है उससे आप दारू पूछिए क्या है, तो बोलेगा सर जन्नत है। क्या है? जन्नत है, मतलब इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है ना? ऐसा होता है? बोलो यस और नो। हाँ, तो वही वही चीज तुमको समझा रहे हैं, उसके लिए वो जन्नत है, मतलब सेटिस्फैक्शन उससे, उसको उससे यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, ऐसा है। लेकिन सर अब ये बैड थिंग है, लेकिन सर ह्यूमन के लिए क्या है, ये तो बैड थिंग है। बोलो। तो यूटिलिटी इज सर नॉट इसेंशियली यूजफुल। कई कई बार सर क्या होता है, यूटिलिटी सर एसेंशियली यूजफुल नहीं होता। बट जैसे देखिए एग्जांपल, लीकर इज नॉट यूजफुल थिंग, हमको सबको पता है लीकर इज नॉट यूजफुल थिंग, बट इट सेटिस्फाई द वांट ऑफ एन एडिक्ट, दस हैव अ यूटिलिटी फॉर हिम। जैसे जो भी दारूबाज आदमी है उसके लिए उससे यूटिलिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर जहर में यूटिलिटी नहीं होता। अब जिसको सुसाइड करना है उसको जहर में यूटिलिटी मिल रहा है, बोलो ऐसा है? ऐसा है ना? लेकिन सर हमसे अगर कोई पूछेगा कि क्या जहर में कोई यूटिलिटी, हम बोलेंगे निकल जाओ यहाँ से, एकदम एकदम तुरंत निकल जाओ यहाँ से, एकदम बोलेंगे हम। तो सर वही बात है कि पर्सन टू पर्सन मैटर करता है और नॉट एसेंशियली यूजफुल। कई बार सर यूटिलिटी यूजफुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर उसको वही पर्सन समझ सकता है जो उसका एडिक्टेड होता है। अब समझ में आया सबको इस पॉइंट का मतलब? यस और नो? ओके। उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। अब सर हम अभी आपको कब से यही समझाना पा रहे हैं कि सर यूटिलिटी हैज नथिंग डू टू एथिक्स। एथिक्स इसका कोई सर
मतलब नहीं है। ये अच्छा बुरा मैटर टू मैटर करता है। अब जैसे सर लीकर इज मे नॉट बी गुड फॉर, सबको पता है सर दारू अच्छा नहीं है, सबको पता है जहर अच्छा नहीं है, सबको पता है सर कि बहुत सी चीजें, सर टोबैको अच्छा नहीं है सर, सबको पता है सिगरेट अच्छा नहीं है, लेकिन सर लोग कंज्यूम करते हैं। तो मोरल पॉइंट क्या है सर, मोरल ऑफ द पॉइंट क्या है कि सर इससे सेटिस्फैक्शन सर लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर कंजम्पशन हो रहा है तो यूटिलिटी निकलेगी। अब उसको कौन कर रहा है वो अलग की मैटर है। तो गुड और बैड का सर कोई मतलब नहीं, एथिकली ये न्यूट्रल होता है, इसका सर एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमको इससे मतलब नहीं है जहर अच्छा है कि नहीं, अगर जो कंज्यूम कर रहा है तो उससे यूटिलिटी निकल रहा है, हम उसका डायग्राम बना के दिखाएंगे। समझ में आया? बोलो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर एक पॉइंट अगर आप लोग को ऐड करना है जीवन में तो और ऐड कर लीजिए सर, इसी से रिलेटेड है। अगर सर न्यूट्रल है तो सर क्या हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर यूटिलिटी, एक फिफ्थ पॉइंट 4 हुआ मेरे समझ से, तो एक फिफ्थ पॉइंट और लिख लो। अगर लिख रहे हो तो, नहीं तो समझ लो तो इतना समझ लो, इतना कंक्लूजन निकालो कि सर यूटिलिटी प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन ऑल प्रोडक्ट। ऐसा हो रहा है सर? यस और नो? सर इट्स अ मैटर ऑफ कंजम्पशन, है ना। इसको कंज्यूम कौन कर सकता है, जैसा कि हम एग्जांपल दिए कि सर जहर में भी यूटिलिटी है ना, जहर में भी यूटिलिटी है अगर कंज्यूम उसको, कुछ जिसको सुसाइड करना वो करे। सर लीकर में भी यूटिलिटी है। अब बात है कि सर दारूबाज आदमी उसको कर रहा है कि नॉर्मल आदमी कर रहा है, ठीक है। तो सर इट्स मैटर कि मतलब सर यूटिलिटी सारे प्रोडक्ट में है, अब वो चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो। ठीक, कोई डाउट किसी को? ओके, तो यूटिलिटी सर, यूटिलिटी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म। अब आते हैं सर, हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले सर इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड इनिशियल, टोटल एंड मार्जिनल। और एक क्या होता है सर, एयू, एवरेज यूटिलिटी, है ना। ओके, तो सर सबसे पहले बेसिक से समझते हैं सर। इनिशियल मतलब सबको पता है सर, सबसे पहला हमें जो मिलने वाला यूटिलिटी उसको हम क्या कहते हैं सर, इनिशियल यूटिलिटी। जैसे सर अगर मान लीजिए शशांक सुबह 5 किलोमीटर भाग के आया, बीएचयू गया था, मान लीजिए हमारे यहाँ बीएचयू है, वहाँ ग्राउंड भी है ढेर सारा, तो उसमें मान लीजिए शशांक दौड़ने गया था, ठीक है, दौड़ उड़ के आया एकदम ऐसे हाँफते हुए घर पे, मम्मी पानी, तो पानी मांगा, तो पहले गिलास से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला, पहले गिलास से पानी से जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको क्या कहेंगे हम, इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद वो 10 गिलास पानी पिया, जब 10 गिलास की यूटिलिटी जोड़ दिए तो उसको क्या कहेंगे हम, टोटल। और सर हर एक गिलास का जब हम निकालेंगे, पहले गिलास में पिया था तो इतना खुश, दूसरे गिलास से इतना खुश, तीसरे गिलास से इतना खुश, तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कहेंगे। ओके, सब तो आ ही रहा तुम लोग को, काहे पढ़ रहे हो तब। चलो, तो सर इनिशियल यूटिलिटी समझ में आ गया सर, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। उसके बाद सर क्या है, टोटल यूटिलिटी, द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज, जो सारे 10 गिलास पानी का हम लोग जोड़ दिए तो उसका क्या आ गया सर, टोटल U1 U2 U3 U4 और UN, मतलब हम लोग के एग्जाम्पल में U10 है ना, तो हम सबको जोड़ दिए सर, तो क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। उसके बाद मार्जिनल में क्या सर, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट। याद कीजिए हम लोग जब क्लास का बेसिक पढ़ा रहे थे आपको, तो मार्जिनल का हम आपको मतलब बताए थे सर, कहीं भी जिंदगी में मार्जिनल शब्द समझिए तो उसका क्या मतलब है सर, एक, हमेशा याद रखिएगा 1, मतलब हर एक यूनिट से, हर एक एडिशनल में, हर एक सब्ट्रैक्शन में, उससे मतलब नहीं है आपको। मार्जिनल का मतलब क्या याद रखना, हर एक से। तो मार्जिनल मतलब सर हर एक यूनिट से कितना यूटिलिटी निकला, वो कैसे निकलेगा सर, TUN प्लस TUN-1, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है सर, TUN प्लस TUN-1, है ना। सर इसका मतलब क्या है कि 5वें गिलास से कितना मिला था उसका टोटल, और 6वें गिलास से कितना मिला है उससे टोटल। अगर हम 6वें को इधर रख दें तो हम 6वें माइनस 5वें कर दें तो हमें पता चल जाएगा सर कि बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब सर हमें एक यहाँ कितना मिला। तो उसी तरीके से आप चार्ट बनाएंगे कि 1 गिलास पानी पिए तो कितना मिला, 2 पिए कितना मिला, 3 पिए कितना मिला, 4 पिए कितना मिला, 5 पिए कितना मिला, और 6 पिए तो कितना मिला। सर इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो आपको हर बीच का मिलता जाएगा।
ठीक है, बोलिए कोई डाउट? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सर आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ टाइप्स हैं जो कि सर आपको जानना ही पड़ेगा। चलिए जान ही लेते हैं सर। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी याद कीजिए सर। पहले सर यूटिलिटी क्या होता है, वो सर स्टार्टिंग में राइज करता है। फिर यूटिलिटी क्या होता है सर, स्टार्टिंग में फीचर क्या है यूटिलिटी का, कोई हमको बताएगा? राइज करता है कि नहीं करता है, पहले ये बताइए। नहीं, ऐसा कभी नहीं है, हर बार मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है। एमयू एमयू की प्रॉपर्टी यही है कि एमयू हमेशा डिक्रीज करेगी, है ना। एमयू डिक्रीज करती है पर सर टीयू इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से। किससे सर? डिक्रीजिंग रेट से टीयू हमेशा इंक्रीज करता है जब तक एमयू जीरो ना हो जाए। आगे सर आपको रिलेशन इसका पढ़ना, इसी रिलेशन से कम दो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है अगर इजी पेपर रहा तो, और नहीं तो सर एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो सर आपको इसका रिलेशन समझने के लिए इसका एक सर बेसिक सा मतलब जानना, अगर आपको इसका बेसिक पता है तो इतना याद रखिए कि आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है सर, कि जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तब तक सर पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। मतलब सर विद कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट कमोडिटी टोटल यूटी इंक्रीजेस, तो उसको आप क्या कहोगे? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। और जीरो मार्जिनल यूटिलिटी विद कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अगर टोटल यूनिट रिमेन सेम। जैसे सर चौथा रोटी खाए और पांचवा खाए, तो पांचवें से हम खुश नहीं हुए क्योंकि हम जबरदस्ती खाए थे, ठीक है, जितना खुशी यहाँ था उतना ही खुशी यहाँ हुआ। लेकिन छठवां खाए तो उल्टी कर दिए, तो दैट्स कॉल्ड निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो सर उसी वही इसी तरीके से होता है सर कि एक खाए तो बहुत खुश, दो खाए और खुश, तीन खाए और खुश, चार खाए ठीक ठीक, पांच खाए तो भी ठीक सर, अब बस छठवां खाए तो उल्टी कर दिए। तो यहाँ सर पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे निगेटिव, छठवें पे क्या हो गया सर? निगेटिव हो गया। समझ में आया? सबके साथ ये सब घर में होता होगा कि सर ये खाए वो खाए वो खाए, लास्ट में उल्टी कर दिए, कभी ना कभी जिंदगी में किए होगे, तो समझ में आएगा। यही सर यूटिलिटी। ये सब सर आपको कौन बताया? मार्शल जी बताएं। मार्शल जी बहुत घरेलू आदमी थे, है ना। मार्शल जी कहे थे सर हम हर चीज कैलकुलेट कर देंगे, हम बता देंगे कि तुम एक गिलास पानी पियो तो तुम कितना यूनिट खुश हुए, दो गिलास पानी पियो तो कितना यूनिट खुश हुए। तो इनको फिर पाला पड़ा जे आर हिक्स से। हिक्स साहब आए तो कहे अच्छा बताओ हम 5 पिज्जा खाए हम कितने खुश हुए, तो वो कहे 20 यूनिट। तुम्हारा एक थप्पड़, कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम 20 यूनिट नहीं, हमको अपच हो रहा है, अब हम जा रहे हैं घर उल्टी करने। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि सर ये मार्शल का कैसे गलत है, ये तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि कभी भी सर यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बोलो ऐसा है? ओके, तो हम लोग आगे बढ़े। यस और नो? ओके, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और कोई भी माइक ऑन कर रहा है तो बहुत सोच समझ के करे कि आवाज़ क्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी बदतमीजी क्लास में हुई तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब सर हम लोग को सर सबसे पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिंदगी में हम लोग को पढ़ाया गया है। और उसके बाद हम आपको इस मार्जिनल एनालिसिस का, अगर आप यूटिलिटी हटा दें तो मार्जिनल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बताते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंस है इस मार्जिनल को पढ़ने का। लेकिन उससे पहले सर आप लोग के जो कोर्स में है उसको पढ़ते हैं कि सर ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है क्या, MUA इसका नाम है। तो सर फॉर्मुलेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल, ये सर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं। यूटिलिटी एनालिसिस कौन फॉर्मुलेट किया है? अल्फ्रेड मार्शल। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने फॉर्मुलेट किया था? तो किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम ऑन अ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर हम अपने इनकम का कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा करें कि हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। अब इसको सर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। कि सर जैसे मान लीजिए हमारे बीच में शशांक है ना। शशांक को सर 4-5 चीज़ें बहुत पसंद थी और वो सबसे उससे यूटिलिटी मतलब सबसे उसको काउंट करके रखा हुआ कि हमको किससे कितना मिलता था। मान लो पिज्ज़ा खाता था 50 रुपए का, उसको 5 यूनिट मिलता था। सर वो 100 रुपए का मूवी देखता था, उससे 10 यूनिट मिलता था। सर वो 200 रुपए का घूम आता था तो उससे 10-20 यूनिट मिलता था। और सर वो 50 रुपए का घर पे खाना ला के खाता था रेस्टोरेंट से, तो उसको 15 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिलती थी, है ना।
ये सर ये उसने चार्ट बना के रखा हुआ था अपने पास कि जब भी मेरे पास ज़िंदगी में पैसा आएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग खर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन सर हुआ क्या कि उसके पास पैसा मान लो आया, उसके पास सर कितना पैसा आया, 200 रुपया उसके पास पैसा आया, ठीक है। तो सर अब 200 रुपया वो कहाँ कहाँ खर्चा करे, वो पिज्ज़ा खाए, या फिर सर 100 रुपये का मूवी देखे, या फिर सर 200 रुपये का घूम आए, या फिर सर 50 रुपये में सर घर पे खाना लेके आए। तो इसी का सर अपने इनकम का कहाँ कहाँ खर्चा करना है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, कि हमें सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले इन द टर्म ऑफ यूटिलिटी, कि हम सर यहाँ यहाँ खर्चा किए और हमको 250 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है। अगर 250 सेटिस्फैक्शन मिल गया तो सर ये बेस्ट हो गया, ठीक है। सर ये 250 यूनिट का अगर सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, और सर अगर मान लीजिए नेक्स्ट आप कंजम्पशन चुन रहे हो तो उससे 220 मिल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा चुने कि यहाँ सर घूम आए तो 200 रुपये इसी में खत्म हो गया, तो आपको कितना मिला 20। लेकिन सर आप 100 रुपये का 2 बार लाए तो आपको मिला 20। लेकिन सर अगर आप 50 का 4 बार लाए तो सर आपको कितना मिला सर 20। लेकिन सर आप 50 रुपये का ये वाला 4 बार लाए तो आपको कितना मिला 15×60, तो सर 60 यूनिट मिला। मतलब सर इन सबसे ज्यादा सर किस में मिल रहा है, घर पे खाना ला के मिल रहा है। तो क्या करेगा शशांक, घर पे खाना ला के खाएगा और खुशी खुशी हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेगा, क्योंकि सर ये मार्शल बताए थे कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट करके शशांक ने ये पाया कि सर हम 200 रुपये खर्चा करके सबसे ज्यादा खुश तब हो रहे हैं कि जब हम घर पे खाना ला रहे हैं 50 रुपये का, जो हमें 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हर बार दे रहा है। तो सर 4 बार लाए, हम 60 यूनिट खुश हो गए, बस सर हाईएस्ट मेरा यही था, इसलिए हम सर खाना खाए, ठीक है। तो समझ में आया कैसे होता है सर ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये सर आपके इनकम को इस तरह खर्चा करना है, मतलब आप इसमें कैलकुलेट करते हो इस तरह सर आपको एक्सप्लेन करेगा ये कि आप अपने इनकम का पार्ट कैसे खर्चा कीजिए कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। और सर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। अब सर कॉमन सी बात है, जब आप ये मान रहे हो तो आपको ये एजम्पशन कुछ इसमें मानने पड़ेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको, ये एमयूए क्लियर हो गया सबको? ओके। तो सर सर्टेन अजम्पशन क्या है, सबसे पहले सर कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। सर सबसे पहला तो हर जगह जहां भी एमयूए होगा वहां पे आपको ये मानना पड़ेगा कि कार्डिनल मेजरमेंट है, मतलब कि सर आप अपने यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो किसमें, नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा कि आप अपने यूटिलिटी को, क्योंकि अगर मान लो नंबर फॉर्म में नहीं करता शशांक तो उसको पता ही नहीं कि पिज्जा खाने से कितना खुश है, या फिर घूमने से कितना खुश है, या फिर खाना खाने से कितना खुश है, तो वो अपना पैसा इधर उधर खर्चा करके खत्म कर देता। तो इसलिए सर सबसे पहला आपको क्या मानना है एजम्पशन कि सर कार्डिनल मेजरबिलिटी ऑफ यूटिलिटी है, यहाँ पे यूटिलिटी को आप कार्डिनली मेजर कर सकते हो। उसके बाद सर क्या है नेक्स्ट एजम्पशन, कॉन्स्टेंसी ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी। सर 200 रुपए का सर जो पावर है, मतलब 200 रुपया सर जो 4 बार खाना खरीद सकता था वो उसका नहीं घट रहा, मतलब ये महंगा, मतलब ये खाना महंगा नहीं होना चाहिए, ये पिज्जा महंगा नहीं होना चाहिए, ये घूमना महंगा नहीं होना चाहिए, मतलब सर जो 200 रुपए का पावर है वो रिमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका रूल काम करेगा। अब मान लो 200 रुपया मिला और खाना 15 की जगह 50 रुपए का, मतलब 50 की जगह सर 200 रुपए का हो गया, तो सर अगर खाना महंगा हो गया तो मतलब आपके पावर, मनी पावर घट गई, तो सर आपका यूटिलिटी घट जाएगा। तो ये वाला रूल जो है एमयूए वाला वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या मानना है सर कि मनी पावर जो है सर वो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बोलो। लेकिन सर ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, ये नॉट रियलिस्टिक पॉइंट है, आपको डीमेरिट में आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सर ये आपको क्या है, ये आपको मानना पड़ता है इस रूल के लिए, ठीक। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। सर यहाँ पे आपको क्या मानना है, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ठीक। थ्योरी इग्नोर्स द कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन गुड्स। अगर मान लो जैसे अब क्या हुआ कि मान लो इसको खाने से ज्यादा घूमने में मिल रहा है, तो क्या हम ये कहेंगे कि खाली घूम रहा है अपने इनकम से 200, खाना नहीं खाएगा? नहीं सर ऐसा है, ये इसको खाना का भी चाहिए, घूमने जाएगा तो खाना तो चाहिए ही, नहीं तो मर जाएगा। तो वही सीन है सर, ये इग्नोर करता है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये नहीं देखता है कि कौन सा गुड है कौन सा गुड नहीं, बस ये देखता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिल रहा है। अब जैसे मान लो दारू पीने वाले से पूछोगे कि सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसमें मिल रहा है तुमको, सबसे ज्यादा खुशी किसमें मिल रहा है, तो किसमें कहेगा सर दारू में। वो कहेगा हमको खाना खाना ही नहीं, हमको बस दारू दिला दो। तो क्या वो दारू पी के जिंदा रह सकता है सिर्फ? बोलो। नो सर। तो सर उसको खाना भी चाहिए, लेकिन सर ये एजम्पशन एमयूए उसको कहाँ दिखाएगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अगर आपसे पूछा जाएगा एमयूए में तो आप कहाँ दिखाओगे सर, लीकर में दिखाओगे।
लेकिन सर ये हाइपोथेसिस तो गलत हो गया, क्योंकि सर आपको खाना भी तो चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको रहने के लिए घर, आपको घूमना सब चाहिए। तो सर वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे ये हाइपोथेसिस को इग्नोर करता है और ये मानता है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द गुड्स को ये इग्नोर करता है। उसके बाद सर क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ सर सारे लोगों ने पढ़ा होगा जिंदगी में एक बार। और सर अगर कोई अच्छा टीचर मिला होगा तो ये लॉ आपको हमें लग रहा है 10 चैप्टर में पढ़ाया होगा, कम से कम 10 चैप्टर जो आपके इकोनॉमिक्स में है, यूटिलिटी के बाद से जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर में इस लॉ का काम है बस बताने वाला होना चाहिए कि सर ये लॉ इसमें कैसे लग रहा है। ठीक है, ये लॉ सर इसमें कैसे यूज हो रहा है। तो सर ये लॉ समझ लीजिए इकोनॉमिक्स का बेस है, इसको बेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये सर सबसे ओल्डेस्ट लॉ भी एक तरीके से कह लीजिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो सर ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इससे पहले कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। एजम्पशन से पहले सर हम आपसे कहे थे कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे। सर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपको कहाँ हेल्प करता है सर, कंजम्पशन में हेल्प करता है, कंजम्पशन प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद सर कहाँ हेल्प करता है सर, प्रोडक्शन हेल्प सेक्टर में हेल्प करता है सर। उसके बाद सर कहाँ हेल्प करता है सर, एक्सचेंज में हेल्प करता है सर। और कहाँ हेल्प करता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है सर। कोई हमको बता सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, मार्जिनल एनालिसिस है, वो कैसे हेल्प कर रहा है कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में? बोलो। बस हम मार्जिनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, अगर आप यूटिलिटी हटा भी दीजिए तो इसको भूल जाइए यहाँ पे। अभी के लिए बस इतना बताइए, मार्जिनल एनालिसिस। देखो अब तुमको बताते हैं सिंपल सी बात सर, क्या है कंजम्पशन में सर, कंजम्पशन में तो सिंपल सी चीज़ है सर, ये डिमांड में हेल्प करता है ना। कंजम्पशन में कैसे हेल्प कर रहा है सर, डिमांड इसी के थ्रू रूल करता है। ठीक, उसके बाद सर क्या है, प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा कैसे कि सर, अच्छा ये प्रोडक्शन में इसका नाम बदल जाए, अभी आगे जब आप लोग पढ़ेंगे मार्जिनल, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है या फिर जो मार्जिनल एनालिसिस है, इसका नाम बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये नाम एकदम बदल के क्या हो जाएगा सर, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये चीज़ें आपको अभी हम बताएंगे, तो इसको अभी अभी भूल जाना है कि सर ये कैसे, बस हेल्प करेगा, इतना जानना है कि सर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। क्योंकि सर आपको हर अगले यूनिट के प्रोडक्शन से कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको कौन बताएगा सर, मार्जिनल एनालिसिस पढ़ाएगा। उसके बाद सर ये एक्सचेंज में कैसे हेल्प करेगा कि सर आपका एक्सचेंज रेट कैसे काम कर रहा है, ये आपको मार्जिनल एनालिसिस से ही पता चलेगा कि हमारे इस रेट पे कितना था, इस रेट पे कितना था, इस रेट पे कितना था। और सर डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करता है सर कौन, मार्जिनल एनालिसिस। क्यों, क्योंकि याद हमेशा सोचिए कि हमारे देश में सर टैक्सेशन कैसे चलता है ये बताओ। टैक्सेशन सर हमारा प्रोग्रेसिव सिस्टम पे चलता है। बोल तो, जब प्रोग्रेसिव टैक्स है तो सर प्रोग्रेसिव टैक्स किस पे बना है पता है, मार्जिनल एनालिसिस पे बना है। यूटिलिटी काट दो, यूटिलिटी अभी नहीं जाना है सर, किस पे बना है सर प्रोग्रेसिव सिस्टम, मार्जिनल एनालिसिस पे। क्यों, क्योंकि हर अगला आदमी जितना नेक्स्ट कमा रहा है उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा टैक्स लेना है। मतलब क्या है सर, जहां पे भी नेक्स्ट वाला टर्म है वो क्या हो गया सर, मार्जिनल एनालिसिस आ गया। सर गवर्नमेंट अपने खर्चों को कैसे करता है, मार्जिनल एनालिसिस से करता है। क्यों, क्योंकि वो देखता है कि कहाँ से हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, तो हम कहाँ पे कितना खर्चा करें। तो सेटिस्फेक्शन से कैसे आपको पता चलता है कहाँ से कितना मिल रहा है, मार्जिनल एनालिसिस से पता चलता है। तो सर इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पब्लिक फिनांस में वही चीज, जहां गवर्नमेंट सर जहाँ पे बात करती है कि सर पब्लिक फिनांस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आता है कि इस सेक्टर को कितना दिया जाए, इस सेक्टर को कितना दिया जाए, इस सेक्टर को कितना दिया जाए। तो सर वो सेक्टर कैसे डिसाइड होता है, मार्जिनल एनालिसिस से, कि सर जितना रिटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अलॉट करते हो। तो सर ये कहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है, मार्जिनल एनालिसिस से आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा सर कि मार्जिनल का सर कितना सारा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद सर एजम्पशन समझ में आ गया सबको, बोलो। फाइनल यूटिलिटी एनालिसिस का एजम्पशन समझ में आ गया।
अभी डीएमयू का आपको पढ़ना है तो डीएमयू का भी ढेर सारा आपको भी एजम्पशन मिलेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या होता है, सबको पता होगा सर ये लॉ क्या होता है, जिंदगी में सब लोग एक बार ये पढ़ के आए होंगे। सर हर एडिशनल बेनिफिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, सर क्या चीज, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वो क्या होता है सर, बढ़ता है टोटलिटी में, पर हर अगला यूनिट डिमिनिशिंग करता है। जो अभी हम आपको एग्जांपल बताए कि सर टीयू इंक्रीज करता है कैसे, डिक्रीजिंग रेट से, और एमयू हमेशा डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो यही है सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर जब आप कंजम्पशन को लगातार करोगे तो सर आपका टोटल यूटिलिटी तो पहले बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन सर एक टाइम पे सर वो कांस्टेंट होगा और उसके बाद सर ये निगेटिव होने लगेगा। क्या मतलब सर इसका, अगर आसान भाषा में सबके सर एग्जांपल के थ्रू, तो सर डीएमयू क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए शशांक है, ठीक है सर, शशांक पिया 10 गिलास पानी, जैसे हम लोग पढ़े थे, तो सर पहले गिलास से खुश हुआ, दूसरे से सर मान लिया यहाँ 10 मिला, दूसरे से 8 मिला, तीसरे से 5 मिला, चौथे से 1 मिला, और पांचवे से 0 हो गया, छठवें से -2 हो गया। अब क्या वो सातवें पे भी पानी पिएगा? सर एक बार उल्टी कर गया तो ऐसा नहीं ना फिर आएगा फिर पिएगा फिर उल्टी करने जाएगा, ऐसा तो है नहीं सर, यहाँ पे आके वो रुकेगा। तो वही बात है सर, क्या यही लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिन, किसी भी चीज का जब आप कंजम्पशन लगातार करेंगे तो टोटल यूटिलिटी तो देखिए बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, यहाँ 10 था, यहाँ 18 हुआ, यहाँ 23 हुआ, यहाँ 24 हुआ, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा। कैसे कर रहा है सर, यहाँ 10 मिला था, यहाँ 8 मिला मतलब -2, यहाँ 5 मिला -3, यहाँ 1 मिला मतलब -4, और यहाँ 0 हुआ मतलब -1, और सर क्या हो गया फिर -2 हो गया, ये माइनस में चला गया मतलब और माइनस होने लगा सर, तो ये उल्टी होने लगा इसको चाप के। तो सर क्या मतलब समझ में आया हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि सर अगर आप लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं तो क्या होगा सर, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, और एमयू डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। हमेशा याद रखना है सर ये वाला कॉन्सेप्ट कि सर एमयू डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इसको इधर ऐसे बना दो, और टीयू क्या होगा सर, इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से। सबको क्लियर? जो भी है सॉरी सर बीच में नेटवर्क चला गया था। तो ये समझो बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि सर टीयू जो है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, और एमयू डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। जिसका भी माइक है बंद करिए। ओके, तो उसके बाद क्या है, ये समझ में आ गया। तो यही सर क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सर ये लॉ है। ये किसने दिया था सर, मार्शल ने दिया था सर। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने हर जगह इसीलिए मेंशन किया है कि आपको ये नाम बार बार याद हो जाए। किसने दिया था सर, मार्शल ने दिया था। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन इंक्रीजिंग स्टॉक, मतलब सर एडिशनल यूनिट से इस थिंग डिमिनिशेस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगा विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट इज ऑलरेडी हैज, मतलब टीयू इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये आसान भाषा में थोड़ा, ये मार्शल जी का लैंग्वेज था, बड़े वाले इकोनॉमिस्ट थे तो भारी भारी शब्द लिखे हैं, लेकिन हम लोग छोटे मोटे हैं तो हम लोग छोटे मोटे कैसे समझाते हैं सर, टीयू इंक्रीज करेगा कैसे, डिक्रीजिंग रेट से, एमयू डिक्रीज करेगा सर इंक्रीजिंग रेट से। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? यस और नो? बोलो यस और नो। यस सर। ओके ओके। उसके बाद सर इसमें एक और डेफिनेशन था, सैमुअलसन साहब दिए थे हमारे। सैमुअलसन भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। वो क्या कहते सर, एज द अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ गुड इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स टेंड टू डिक्रीज। वही सर इन्होंने थोड़ा सा आसान भाषा में बताया कि सर जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, माइक बंद रखिए प्लीज। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको कि सर सैमुअलसन साहब आसान भाषा में बताए कि सर टीयू इंक्रीज करेगा और एमयू डिक्रीज करेगा, है ना? क्लियर?
ओके, नाउ द assumption, सबसे सर हर लॉ है, अगर देखिए जहां भी आपको लॉ मिलेगा, याद कीजिए आप पीपीसी वाला लॉ पढ़ रहे थे तो वहां आपको ढेर सारा assumption हम दिए थे। अब यहाँ पे यूटिलिटी का लॉ है सर, तो मतलब हर लॉ सर कुछ assumption पे होता है, तो यहाँ पे भी सर ढेर सारा assumption है। जिंदगी में आप लोग 2 assumption किताब में पढ़े होंगे, और यहाँ पे आप लोग को ढेर सारा assumption हम देते हैं। सर कैसे है, सबसे सर अदर थिंग बीइंग इक्वल, यहाँ क्या मानना पड़ता है, अदर थिंग बीइंग, इसी को सर एक क्या नाम है, इसी का नाम क्या होता है, सेट्रिस फेरिबस, आप लोग सुने हैं इसी का सर, इसी को अगर नाम दिया जाए इकोनॉमिक्स में क्या नाम देते हैं सर, सेट्रिस फेरिबस इसी को कहते हैं। अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट और इक्वल, जब ये कांस्टेंट हो या इक्वल हो तो उसको क्या कहा जाता है, सेट्रिस फेरिबस कहा जाता है। अभी आगे आप लोग को मिलेगा, ये डिमांड के चैप्टर में बहुत यूज होता है सेट्रिस फेरिबस, ठीक है। तो सर इसमें क्या मानना पड़ता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल, सबसे पहला सर क्या है हमारा, हम आपको बताए थे कार्डिनल इस चैप्टर में जहां भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहला assumption क्या है कि यूटिलिटी को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सबसे पहला assumption है, ठीक है। उसके बाद सर क्या है assumption, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, हम बताए थे कि 200 रुपए जो शशांक खर्चा कर रहा है उसकी वैल्यू घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए, जितना वो 200 में वहां खा पा रहा था वहां भी 200 में उतना खा पाए, ठीक है। बोलो समझ में आया ये दोनों। उसके बाद सर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट, कि मतलब सर कमोडिटी का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब सर जो उसका यूटिलिटी है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम पर्सन अगर 2 चीज कर रहा है तो उसको अलग अलग मिले। अगर अलग अलग टाइम पे, जैसे मान लीजिए आप थक के आए, तो अगर आपको 10 यूनिट मिला पहले गिलास पानी से, तो अगले दिन भी थक के आए तो आपको 10 ही यूनिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो -10 से शुरू हो, ठीक है। तो सर वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद सर क्या है, एवरी यूनिट हैज अ कमोडिटी बीइंग यूज्ड इन अ सेम साइज एंड सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। अब सर जैसे मान लीजिए शशांक आया था थक के, पहला गिलास से सर वो पानी पिया, दूसरा वाला चम्मच से पिया, फिर तीसरा वाला गिलास से पिया, चौथा वाला चम्मच से पिया, फिर छोटे से कप से पिया, फिर सर बाल्टी से पिया, तो सर इससे क्या होगा, यूटिलिटी सर चेंज होगी। बाल्टी से पिया उल्टी किया, चम्मच से पिया मन नहीं भरा, गिलास से पिया तो अच्छा लगा, कप से पिला तो कप पटक के फोड़ दिया गुस्सा में। अब किसी को मान लो कोई दौड़ के आया तुम्हारे घर थका हारा, उसको तुम चम्मच में पानी दे दो, उसको कैसा लगेगा, या फिर उसको तुम एक छोटे से चाय के कप में पानी दे दो, मांग रहा है 10 गिलास पानी, उसको तुम कप में पानी दे रहे हो, उसको कैसा लगेगा, बस तो फोड़ देगा कप लेकर तुम्हारा, वहीं पे सत्यानाश। तो सर इसी को क्या कहते हैं, इसीलिए सर मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है सर, आपका जो क्वांटिटी है वो एक प्रिफर्ड वे में होना चाहिए, और सर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हमेशा, और उसका साइज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए सर कि आप चम्मच से पानी पीजिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए सर आप रोटी इतना बड़ा है उसको 50 टुकड़ा में कर दिए, मतलब इतना 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 खाए जा रहे हैं, इतना 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 खाए जा रहे हैं, तो इससे आप यूटिलिटी कभी भी कंज्यूम मतलब क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रिफर्ड वे में होना चाहिए और सेम साइज का होना चाहिए, हर बार जितना रोटी खा रहे हैं उतना ही बड़ा रोटी हर बार आना चाहिए। अब मम्मी पता चला पहला रोटी इतना बड़ा दी, दूसरा रोटी ये लो, फिर तीसरा रोटी कहीं अच्छा लो ये बाबू वाला खाओ, फिर कहीं अच्छा दादाजी वाला खाओ, फिर कहीं अच्छा नाना वाला खाओ, तो इससे क्या होगा सर, यूटिलिटी आपका डिफर करेगा और यूटिलिटी एनालिसिस फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है सर कि कमोडिटी का सेम क्वांटिटी होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ओके। तो ये सारे एजम्पशन हैं, उसके बाद और कुछ है, 2 तुम लोग पढ़े हो, अभी आगे हम लोग और एजम्पशन देख रहे हैं, क्या है सर, देयर इज अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, सर ये भी एक एजम्पशन बहुत अच्छा है सर। कैसे अच्छा है कि अगर मान लीजिए वो थक के आया, एक गिलास पानी 8 बजे पिया, फिर दूसरा गिलास 8:30 बजे, फिर तीसरा गिलास 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, तो ऐसे क्या होगा सर, उसको हर इतना ड्यूरेशन पे तो प्यास लग ही जा रहा है, मतलब सर सेम जितना है वो सेम सेटिस्फेक्शन देने लगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे वो कम प्यासा था यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ और प्यासा हो गया, तो यहाँ पे आपका यूटिलिटी बढ़ने लगेगा, तो सर यहाँ पे लॉ आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि एक गिलास का पानी खत्म हो तो दूसरा उसके हाथ में हो, फिर तीसरा हाथ में हो, मतलब कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू काम कर सकता है, वरना ये लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद सर क्या है, सूटेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम, जो अभी हम आपको बताए कि चम्मच से पानी नहीं पी सकते, रोटी का 50 टुकड़ा नहीं कर सकते, पिज्जा का 4 टुकड़ा आया तो उसको 500 टुकड़ा में नहीं कर सकते, या फिर सर आप किसी भी तरीके एग्जाम्पल अगर पूर्वा में मिला चाय तो उसको पल्टी में पियो, अब तुम एक बल्टी लेते गए 50 लीटर का, उसमें कह रहे हो चाय पियेंगे हम, तो सर क्या होगा, आपका यूटिलिटी पहले से ही माइनस होने लगेगा। ठीक है, तो सर इसलिए क्या है, सूटेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम। ठीक, सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन द इनकम, टेस्ट, कैरेक्टर, फैशन ऑफ हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर। अब जैसे हम लिए थे श्रेष्ठ और अमन, है ना, श्रेष्ठ को चाय पसंद था, इनको क्या पसंद था, कॉफी। अब ऐसा ना हो कि अगले दिन ये उठे सपना में देखे चाय से मर जाते हैं तो ये कॉफी पीने लगे, फिर ये अगले दिन उठे ये अमन चाय पीने लगे, तो चाय पी रहे हैं ठीक है, अब चाय पी रहे हैं 2 कप पी लिए तो फिर कह रहे नहीं नहीं चाय गंदा है कॉफी ले आओ, तो सर चाय की यूटिलिटी और कॉफी की यूटिलिटी में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा और लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाएगा। इसलिए सर सेम चीज का कंजम्पशन होना चाहिए और उनका इनकम लेवल भी चेंज नहीं होना चाहिए। कि शशांक 200 रुपए कमा रहा था तो वो 200 ही में चार्ट बनाया था ना अपना, अगर ये 200 से 500 हो गया तो इसका सर चार्ट बदल जाएगा। इसलिए सर ये माना जाता है कि हमेशा इनकम कांस्टेंट होगा जब भी डीएमयू आप लगा रहे हो। लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ने के लिए आपका इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, फैशन हैबिट्स कांस्टेंट होना चाहिए। अब जैसे मान लो फैशन हैबिट्स में मान लो एक गांव की कोई लड़की थी, गांव में वो क्या पहनती थी, गांव में बेसिकली लोग क्या पहनते हैं, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, गांव में जैसे लड़कियां औरत क्या पहनती है, सूट या साड़ी पहनती है। अब ये सटाक से यहाँ से कहाँ चली गई, मालदीव चली गई रहने, इनके पति देव का लग गया नौकरी या फिर इनका लग गया नौकरी, तो अब मालदीव जाके तो साड़ी पहनने से रही, ये हो गई सर फैशन में आई और ये सर पहनने लगी मॉडर्न ड्रेस, तो सर क्या हो गया, यूटिलिटी दोनों का सर चेंज हो जाएगा। सर कैसे, क्योंकि साड़ी में सर उनको अलग फील आता था, इस कपड़े में अलग फील आएगा, तो आप दोनों को कभी मैच करके यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो एक सर बेसिक सर फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए, उनके हैबिट्स में चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो सबको क्लियर? ओके, उसके बाद सर देयर इज अ नो चेंज इन द प्राइस, सबसे बड़ा एग्जांपल सर क्या है, सर देयर इज अ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और इट्स सब्स्टिट्यूट। अब जैसे मान लो ये एक अलग एग्जाम्पशन होता है, एजम्पशन होता है हर किताब में, मतलब आप लोग की किताब में नहीं, लेकिन हर लेवल पे ये अलग होता है कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सर क्यों ऐसा होता है, सर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मान लो सबसे पहले तो सर प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, तो जैसे मान लो जो पिज्जा 50 रुपए का था तो वो 50 रुपए में मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, जो भी पिज्जा सर आपका 50 रुपए का था वो 50 रुपए में मिलना चाहिए, और सर जो खाना 50 रुपए में मिल रहा था वो मिलना चाहिए, वो 200 का नहीं होना चाहिए, ठीक है, बोलो ठीक है। तो इसीलिए सर प्राइस में चेंज कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाएगा। अगर प्राइस चेंज हुआ तो सर वो मान लो जो खाना 50 रुपए खा रहा था वो 200 का हो गया, तो सर अब 200 का खाना उसको नहीं लग रहा, वो कहीं और चला गया, या फिर वो कुछ सोचा कि नहीं हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम दूसरा चीज खा लेंगे, हम पिज्जा खा लेंगे। तो इसलिए सर कभी भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी कैलकुलेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम ये चार्ट बना रहे होंगे, जब हम ये डायग्राम बना रहे होंगे, तो इसके प्राइस में कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ओन प्राइस का तो समझ में आया कि सर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लो शशांक पिज्जा खा रहा था तो पिज्जा के दाम में तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट में भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ सर कि सर फॉर सपोज क्या हुआ कि अगर मान लीजिए शशांक अपना चार्ट बनाया था, उसको सर कोको कोला पीने से 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलता था और ये मिलता था 10 रुपए का, लेकिन क्या हुआ सर कि पेप्सी का दाम घट गया, पेप्सी हो गया 9 रुपए का और यहाँ यूटिलिटी उसको 12 मिलती थी, तो सर क्या होगा, सब्सटीट्यूट ये तुरंत शिफ्ट कर जाएगा पेप्सी पे, क्योंकि दोनों लगभग लगभग सेम प्रोडक्ट हैं, तो सर ये शिफ्ट कर जाएगा, 9 रुपए पे आ जाएगा और यूटिलिटी उसको ज्यादा मिलने लगेगी। इसलिए सर ये माना जाता है कि आपके सब्सटीट्यूट में भी कभी भी प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर सर सब्सटीट्यूट के प्राइस में चेंज आएगा तो लोग शिफ्ट कर जाते हैं, ये हमको पहले से पता है सर, हमको पहले से पैसे पता है कि सर अगर मान लीजिए सर 2 कार है, इसकी हुंडई की 2 कार है, एक हुंडई की है एक होंडा की है, हुंडई की वरना ले लीजिए और इसकी सिटी ले लीजिए, दोनों को आपस की सब्स्टिट्यूट मानी जाती है, दोनों लग्जरी कार है। तो अगर सर ये 5 लाख से 4 लाख ये हो गया, दोनों 5-5 की थी, और अगर ये 5 से 4 हो गया तो कॉमन है सर 90% सर लोग इधर शिफ्ट कर जाएंगे, लोग 4 लाख का हुआ तो लोग सिटी खरीदने लगेंगे, तो सर यहाँ पे क्या होगा, यूटिलिटी
चेंज हो जाएगा। सर कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमारा ऊपर वाला क्या है, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड कॉमोडिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन सर ये क्या होगा, लोग कॉमोडिटी चेंज कर देंगे तो आपका वहीं पे लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट के भी प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सटीट्यूट के प्राइस में चेंज होता है तो लोग डिमांड चेंज करते हैं, और डिमांड चेंज करेंगे तो मतलब है लोग कंजम्पशन चेंज करेंगे, और कंजम्पशन चेंज होगा तो पूरा यूटिलिटी का चार्ट आपका खराब हो जाएगा। अब पता चला आप चार्ट बना रहे थे पिज्जा पे कि सर हमारा पिज्जा से ऐसे ऐसे बन रहा है, अब वो शिफ्ट कर गया बर्गर पे, लोग पूरा चार्ट खत्म। इसलिए माना जाता है कि सब्सटीट्यूट के भी प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो समझ में आया सबको? ओके, और क्या assumption बना सकते हैं हम लोग? इसी को सर, जो सेम टाइप वाला था, इसी को सर एक और नाम क्या दिया जाता है? होमोजीनियस, है ना? इसी का नाम सर क्या है? होमोजीनियस नाम है। एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट और सेम साइज। जब सेम साइज की बातें हो और सेम क्वालिटी की और सेम क्वांटिटी की, तो इसको क्या कहते हैं सर? ये होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब देयर इज अ नो चेंज इन अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमेशा याद रखना इसको कि सर ये होमोजीनियस भी होता है। सर कितने सारे assumption हम लोग पढ़ लिए सर? 1 2 3 4 और 5 6 7 8। 8 assumption कभी पहले पढ़े थे यूटिलिटी का? लॉ ऑफ डीएमयू का 8 assumption पढ़े थे। तो चलो, मतलब यहाँ सर नया नया कुछ सीखने को मिला, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ओके,